नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की। जोहार, नमस्कार। जोहार। कानून की बात में जब भी हम आते हैं तो कानून के अलग अलग प्रावधान जो हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। उस चर्चा का मूल मकसद यह होता है आप खुद जानें, जो दर्शक हमारे साथ हैं, और जो नहीं जानते उनको भी बताएं। इसके अतिरिक्त उसके साथ जुड़ा हुआ है वैसे लोग जो यह मानते हैं कि घटना, दुर्घटना या कोई बात हो जाने पर हम इसलिए न्याय नहीं पा सकते हैं कि हमारा सामर्थ्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्यवस्था की है कि अगर कहीं से आप महसूस करते हैं कि सिर्फ इस वजह से आपको न्याय नहीं मिलेगा, इसको भूल जाइए। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, महिला हैं, विकलांग हैं, तो वैसी स्थिति में आप जहां जिला कोर्ट है वहां जाएंगे और डीएलएस से, जिला विधिक सेवा प्राधिकार का दफ्तर है, वहां जाकर के बात करेंगे कि भाई हमारा ये मामला है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको न्याय के लिए लड़ने के लिए कोर्ट का खर्च और एडवोकेट सब मुहैया कराया जाएगा। हम पिछले लगभग एक दशक से आपको यह बात बताने, समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने इसका लाभ लेंगे और दूसरे लोगों को भी देंगे। आज हम बात करेंगे कानून की बात में जो आए दिन सड़कों पर दुर्घटना हो रही है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, गाड़ियों की स्पीड्स भी बढ़ रही है। 1 मिनट में आप 100 के स्पीड में जा सकते हैं, 150 के स्पीड में जाते हैं। थ्रिल तो करता ही है स्पीड। और जो ट्रैफिक रूल्स है, जो लोकतंत्र का सामान्य नियम है कि हमारा हाथ तब तक घुमाने के लिए आज़ादी है जब तक कि किसी दूसरे के नाक से नहीं टच करता है। हम जब तक इसको स्वीकारेंगे नहीं कि हमारी आज़ादी दूसरे की आज़ादी में खलल नहीं डाले, हमारा स्पीड दूसरे को डराए नहीं, हमारे गाड़ी चलाने का जिगजैग का तरीका दूसरे को परेशान नहीं करे, तो उससे दुर्घटनाएं भी कम होंगी ट्रैफिक रूल मानने से, और आप सुरक्षित रहेंगे, आपके परिवार के लोग आपके चलते खुश रहेंगे। ये घटना दुर्घटना होती ही रहती है। जिस ढंग से दुनिया विकसित हो रही है उसमें तेज रफ्तार जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनता जा रहा है। अगर दुर्घटना हो गई तो जो विक्टिम है उस विक्टिम को और जिसके कारण दुर्घटना घटी, दोनों को बचाने के ढेर सारे उपाय हैं। यानी कि जो कैलकुलेशन है मोटर दुर्घटना से संबंधित पीड़ित को या उसके परिवार को मुआवजा देने में, वो दे पाना जो गाड़ी चला रहा है उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनकी हैसियत से बाहर है, लेकिन उसको मिलना तो चाहिए। चूंकि वो अपंग हो गया या उसका डेथ हो गया, कौन देगा? इसीलिए गाड़ियों का इंश्योरेंस मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोई भी गाड़ी बगैर इंश्योरेंस के, बगैर नंबर के सड़क पर नहीं निकलेगी। आज हम इसी पर बात करेंगे कि मोटर वाहन से दुर्घटना जो होती है, बीमा कंपनियों का क्या दायित्व है। हमारे साथ है बात करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस के मंडलीय प्रबंधक श्री राजकुमार हेम्ब्रम जी, स्वागत है आपका। सर जोहार आपके दर्शकों को। हाँ, एक तो बताइए कि ये मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के साथ बीमा कंपनियों का क्या संबंध है और किस ढंग से आप लोग हैंडल करते हैं? जी सर, सबसे पहले तो हम आपके दर्शकों को ये कहना चाहेंगे, आज के युग में, आज के जो आधुनिक युग है, हम यह अक्सर सुनते चले आए हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं जी। लेकिन आज की इस आधुनिक जीवन शैली में दुर्घटना एक अपरिहार्य अंग बन चुका है हमारे जीवन शैली का। तो इसके मद्देनजर अगर हम ये कहें कि बीमा लेना हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, तो ये जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब यह क्यों कह रहे हैं हम लोग?
सबसे पहले हम लोग मोटर दुर्घटना बीमा के संदर्भ में चलते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत के सेक्शन 146 के तहत ये थर्ड पार्टी पॉलिसी को अनिवार्य बनाया गया है। जी। अर्थात आप 2 व्हीलर लें, 3 व्हीलर लें, 4 व्हीलर लें, कमर्शियल व्हीकल लें, किसी प्रकार का वाहन अगर आप लेते हैं तो कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बीमा आपको कराना ही पड़ेगा, अन्यथा आप उसको सड़क पर नहीं उतार सकते। ये तो एक बात हो गई। और अगर आपने उतारा तो आपको जुर्माना होगा। बिल्कुल, जुर्माना ही नहीं बल्कि ये तो कानूनन दंडनीय अपराध है। और अब तो व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं, कानूनी परिधियां ऐसी बना दी गई हैं कि जो डीलर है उसको जब तक वो इंश्योरेंस नहीं करेगा वो गाड़ी रिलीज ही नहीं कर सकता। अच्छा। अब इसके साथ साथ चूंकि आम जन की ये धारणा होती है कि न्यायालय में जो लंबित मामले हैं वहां से न्याय पाना या मुआवजा पाना एक टेढ़ी खीर है जी। लेकिन इसके लिए हम आपको एक आंकड़ा देते हैं। गत शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 83,000 मामलों का निपटारा किया गया जी। और उसमें लगभग 6 लाख लाभुकों को के बीच लगभग 50 करोड़ से अधिक की धनराशि का सेटलमेंट किया गया। जी। ये आंकड़े अपने आप में छोटे नहीं हैं। इस मद्देनजर कि कोर्ट के पास देखने के लिए बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन कोर्ट भी इन चीजों को देखकर समझकर ये ऐसे रास्ते निकालना चाहती है ताकि कानून में और बीमा पर लोगों का विश्वास बना रहे। इसलिए त्वरित कार्रवाई के लिए, त्वरित सेटलमेंट के लिए ऐसे लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाई कानूनी प्रावधान क्या है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये कानूनी रूप से आवश्यक है कि आप थर्ड पार्टी अपना बीमा करा लें, लेकिन सिर्फ थर्ड पार्टी में 2 तरीके का बीमा होता है सर। एक जिसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज। अगर आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाता है, किसी की संपत्ति का नुकसान हो जाता है, तो वहां पर लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। लिमिटेड लायबिलिटी यानी कानूनी रूप से 6,000 तक की संपत्ति का जब नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जा सकती है। इसके अलावा 7.5 लाख तक का आपके पास ऑप्शन होता है जहां पर आपकी बीमा का जो लिमिट है, लिमिट ऑफ लायबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहां तक डेथ का सवाल है वहां पर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आप सभी जानते हैं, पिछले बार भी हम लोगों ने बात की, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों होती है? इसलिए होती है कि जिस भी व्यक्ति का अगर की मृत्यु होती है या उसकी अपंगता होती है तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला के तहत हम ये तय करते हैं कि उसकी आयु कितनी है, उसका जो शिक्षा दीक्षा कितना है, उसके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, और तब जाकर के उसका इनकम कितना है उसका, और तब जाकर हम एक मल्टीप्लायर लगाते हैं जहां पर मुआवजे की धनराशि को हम लोग तय करते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, कानूनी प्रावधान ये है कि एक बार अगर फैसला आ जाता है तो कानूनी रूप से उसे 30 दिनों के अंदर अनुपालन करना भी बीमा कंपनी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो बीमा कंपनी के अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एक कैलकुलेशन का एग्जाम्पल अगर हम दें डेथ का और एक्सीडेंट का, कि एक्सीडेंट में वो ऐसा हो गया कि फिर कोई काम नहीं कर सकता, अर्न नहीं कर सकता है, उसमें कोई आपके पास कैलकुलेशन हो तो वो बताएं क्या है कैलकुलेशन। जैसे तो मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई मोटर एक्सीडेंट से, तो उस दुर्घटना में वो डेथ हो गया, डेथ कर गया, तो डेथ करने के बाद उसके परिवार को क्या मिलेगा? ठीक है सर। क्योंकि अब एज भी फैक्टर है जी, वो नौजवान है जी, जहां काम करता था वहां 1.5 लाख रुपया महीना कमाता था, जी जी, 10,000 रुपया महीना भी कमा सकता है। जी जी, बच्चे हैं, माँ है, पिता है, ये सारा कुछ। तो एक कैलकुलेशन करके बताइए ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि किस तरह से कैलकुलेशन होता है और वैसी स्थिति में बीमा लेना कितना अनिवार्य हो जाता है, कि इसलिए कि आप उसकी भरपाई अमाउंट की नहीं कर पाएंगे। जी, देखिए बीमा जहां भी अनिश्चितता और जोखिम के सवालों का जवाब देना होता है वहां पर हमें बीमा ही उसका उत्तर हो सकता है। पहली बात है कि जब हम सड़क पर उतरते हैं तो काफी अनिश्चितताओं से भरा हमारा जीवन शैली है, दुर्घटना हो सकती है। नहीं, सिर्फ हमारा सही चलाना नहीं है, दूसरा भी सही चला। बिल्कुल सही बात है। केवल आप सही नियमों का पालन करें ये तो आवश्यक है ही, सामने से जो आ रहा है व्यक्ति है और जो गाड़ी है वो भी नियमों के तहत चले, ये भी अति आवश्यक है। लेकिन तब कानून के डर के साथ साथ हमारी ये सुरक्षा का भी एक सामाजिक दायित्व भी है कि अगर किसी की मृत्यु या अपंगता होती है तो हम उसे मुआवजा दे दें। अब एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि एक अच्छे ग्रेड ऑफिसर पे है और वो उसको 1 लाख 1.25 लाख रुपए की तनख्वाह मिल रही है और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वो तकरीबन 30 से 32 साल का अगर वो युवक है, नौजवान है,
तो उसकी ये आंकड़े चूंकि मैं एक लगभग अनुमानित राशि ही बता पाऊंगा, ठीक है। फिलहाल उसे नहीं भी तो कम से कम लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा हम लोग दे सकते हैं। वहीं अगर उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा कम है या उसका जो मासिक वेतन है वो लगभग 10 से 15 हजार रुपए के करीब का आ रहा है, तो उसका जो मुआवजे की जो धनराशि है वो लगभग 20 से 25 लाख रुपए तक का वो बन सकता है। तो इसलिए ये आंकड़े बताने में कहीं ना कहीं उद्देश्य ये है कि हमें समझना होगा कि ऐसा नहीं कि हमें ही बीमा लेना चाहिए, बल्कि सामने वालों को बीमा लेना चाहिए, क्योंकि हम भी रिसीविंग एंड पर हो सकते हैं। बिल्कुल। हम भी जो है विक्टिम हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी ही गाड़ी से कोई और विक्टिम हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि समाज में और हम लोग ये संदेश बिल्कुल प्रसारित करें कि बीमा लेना अति आवश्यक है। अब इसके साथ एक चीज और हम लोग देखें कि उसके लिए क्या क्या चीज अनिवार्य है और जो पीड़ित है उसको क्या एफर्ट करना है, क्या पहल करनी है। पहले तो देखिए सर, पीड़ित को जब भी आप कोई मोटर पॉलिसी लेते हैं उसके लिए उसकी जानकारी आप अपने परिवार को अवश्य दें। पहली तो बेसिक चीज यही है। कि सर आप बीमा लें और बीमा लेकर के अपने परिवार वालों को बताएं। कई दफा ऐसा आता है कि किसी ने पॉलिसी ले रखी है लेकिन कॉम्पनसेशन इनिशिएट नहीं हो पा रहा है परिवार के लोगों से। ये जानकारी देना, तो पहले तो ये प्रावधान है हमारे कानून में कि हम मुआवजा दे सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अभी जो वाहन बेचने वाले हैं, डीलर्स हैं, उनको अनिवार्य कर दिया गया 5 साल का कम से कम तो आप करना ही है। 5 साल के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सड़क पर गाड़ी रखने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए आप बीमा ले ही ले। तो ये 5 साल तो वो निश्चिंत है जो खरीद रहा है। तो उसको ये पता होता है क्या कि हाँ बीमा में हमको इतना रकम दिया गया, और दिया गया तो इस एवज में। डीलर जो बेचते हैं तो अपने कस्टमर को ये चीज बताते हैं क्या? देखिए, ये प्रयास तो IRDA की तरफ से जरूर होता है, क्योंकि जब बीमा बेचा जाता है, बीमा पॉलिसी बेची जाती है, तो ग्राहक को एक फोन कॉल आता है और उसके बारे में क्योंकि बीमा पॉलिसी में दो भाग होते हैं। एक ओन डैमेज का भाग होता है और दूसरा TP यानी कि थर्ड पार्टी का भाग होता है। दोनों ही के बारे में जो ग्राहक है उसको बताया जाता है। मगर मेरा अनुभव थोड़ा सा अलग है। कई जगह साथियों के साथ मैं गया हूँ वाहन के लिए, इतना पैसा दे दीजिए, आपका बीमा करना है। कुछ बताया नहीं जाता है कि इस बीमा लेना अनिवार्य है, इसलिए गाड़ी आप नहीं निकालते, हम गाड़ी आपको नहीं देंगे। गाड़ी हमारे यहाँ से आप तभी ले जा सकते हैं जबकि नंबर मिल गया हो और दूसरे की बीमा आप करा लिए हो। हम इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं सर। जैसे कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर ग्राहक ग्रीवांसेस में ये बात कही जाती है, कंज्यूमर बी अवेयर। कानून की जानकारी होना कानून का बचाव नहीं है सर। अगर आप आज के डेट में जब आप स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो आप तमाम तरह के साइट्स पर जाते हैं, कंपेयर करते हैं कि अमुक कंपनीज का क्या फीचर्स बेनिफिट्स आ रहे हैं। आप एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, एक कानूनी दस्तावेज खरीद रहे हैं और कानूनी दस्तावेज आपको क्या सुरक्षा मुहैया करा रहा है। राजकुमार, देखिए इसमें हम थोड़ा सा आपसे डिफर करते हैं। हम आपको बता दें कि जब हम मोबाइल खरीदते हैं या कोई खरीदता है ना, चंद लोगों को छोड़ करके, एक तो महंगी मोबाइल चाहिए, हमारी हैसियत का स्टेटस सिंबल बनेगा कि हम ये मोबाइल रखे हुए हैं, देखिए ये वाला है, इतनी महंगी है। इससे ज्यादा फीचर्स जो है लगभग सभी मोबाइल में एक जैसे होते हैं। कुछ फीचर्स जैसे एप्पल का अपना है, वो तो सबको नहीं मुहैया है, सबको हो भी नहीं सकता है। तो वैसी स्थिति वो ये देखता नहीं है कि हम कितना फीचर इस्तेमाल करें। मिल गया तब किसी साइट पर जा सकते हैं। लेकिन उसको यह जानना ही होगा कि उस साइट पर जाने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, साइबर फ्रॉड से लेकर के और आप कहाँ फंस जाएंगे। ये चीज मैं कह रहा हूँ, तो वो लोग नहीं जानते। जो आपने बताया कि बीमा कंपनियों को या वाहन जो बेच रहे हैं उनके लोगों को यह बताना चाहिए, एक पर्चा ही देना चाहिए, साथ एक पर्चा देना चाहिए कि आपका ये इंश्योरेंस हो रहा है, इसमें आपको क्या फायदा हो सकता है आने वाले। हम ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे सर। अभी मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ दिनों से कि सरकार भी जो है अखबारों के माध्यम से कानून के अलग अलग प्रावधानों में क्या सुरक्षा दी गई है और मुआवजे की क्या धनराशि है, उसको वो छाप रही है। बिल्कुल, यानी कि वो जन जन तक ये संदेश पहुंचाना चाहती है। देखिए क्या है कि आप देखेंगे जितने भी विज्ञापन चलते हैं, सारे विज्ञापन में गाड़ी का क्लेम कैसे मिलेगा इस पर ज्यादा फोकस होता है, लेकिन थर्ड पार्टी का क्लेम आपको कैसे और कितना मिल सकता है इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और नहीं है कोई सेलिंग पॉइंट है। बिल्कुल, क्योंकि जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है पूरे पॉलिसी का। तो ये मैं ये अपनी बात ये कह रहा था कि ये सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। जैसे अभी हाल ही में मैंने विज्ञापन देखा कि नो फॉल्ट लायबिलिटी में, हिट एंड रन केसेस में कितना मुआवजा दिया जा रहा है, सरकार अपनी तरफ से विज्ञापन छाप रही है। तो ये भी हमारा एक दायित्व बनता है कि हम जन जन में प्रचार प्रसार करें कि इन
कानूनी प्रावधानों के तहत, देखिए कानूनी प्रावधान होना एक अलग बात होती है, पर उसका प्रचार प्रसार करना और लोगों को ये जानकारी होना कि हम इन प्रावधानों के तहत हम अब मुआवजा दाखिल कर सकते हैं, पा सकते हैं, ये बहुत आवश्यक बात हो जाती है। क्या क्या पेपर्स चाहिए उसके लिए? सबसे पहले तो सर बीमा पॉलिसी जो है आपकी जेन्युइन बीमा पॉलिसी होनी चाहिए। किसी अच्छे संस्थान से बीमा पॉलिसी लें, और उसमें एक सेक्शन होता है सेक्शन 64VB, इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 64VB होता है, जो ये कहता है अगर आपने प्रीमियम नहीं दिया है तो फिर आपका कवरेज नहीं है। सेक्शन 149(2) के तहत, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कानूनी बचाव बीमा कंपनी को, उनमें से एक ये भी है कि अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया है और अगर आपका पॉलिसी फ्रॉड है, तब तो आपको किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं है और बीमा कंपनी भी आपको किसी प्रकार का मुआवजा। फ्रॉड कैसे पता चलेगा कि हम जो बीमा खरीद रहे हैं वो फ्रॉड है? अब देखिए, अभी हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, जैसे कमर्शियल व्हीकल की पॉलिसीज जो हैं, उसमें 2 व्हीलर की पॉलिसीज को पंच कर दिया गया है। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि आजकल सब कुछ उसको पता नहीं है, कमर्शियल जो व्हीकल खरीद रहा है, कि 2 व्हीलर का हमारे साथ ये पंच किया हुआ है। जी बिल्कुल पता है, कई केसेस में पता भी हो सकता है, कई केसेस में पता भी नहीं हो सकता है सर। इसके दो बातें हैं। पहली बात कि बीमा का जो प्रीमियम है सर कमर्शियल व्हीकल में, या दिनों दिन वो और बढ़ता ही चला जा रहा है। जो सबसे इसका सीधा जो संबंध है वो बढ़ते हुए मुआवजों की धनराशि से है सर। अब आप देखेंगे कि एक औसतन जो व्यक्ति की आमदनी कितनी है, और उसी आमदनी से ही हमारा मुआवजा तय होता है, और उस हिसाब से फिर हमें बीमा जो प्रीमियम है, थर्ड पार्टी प्रीमियम, जो कि सरकार द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा जो है वो तय किया जाता है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है सर। तो ऐसे करके जो फ्रॉडस्टर हैं वो ये करते हैं कि भाई आप जहां पर 60-70 हज़ार रुपये का प्रीमियम लग रहा है, वो कुछ 20-25 हज़ार में आप हमें दे दीजिए। तो उसमें क्या करते हैं, वो मोटर पॉलिसी वो डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि पॉलिसी ऑनलाइन दिखना शुरू कर जाती है। तो इससे क्या है, कमर्शियल व्हीकल को जो बहुत सारा डॉक्यूमेंट उनको अब दिखाने की आवश्यकता नहीं है फिजिकली, वो ऑनलाइन दिख गया तो उनको लोडिंग अनलोडिंग का काम आराम से मिल जाता है, परमिट भी बन जाता है। यहाँ पर फ्रॉड होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो जो अब आप बीमा खरीद रहे हैं, तो जो खरीदने वाला व्यक्ति, जो बेच रहा है, उसको ये भय नहीं है कल को हम पकड़े जाए? बिल्कुल भय है, और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की गई है, उनके जब्त किया गया है लाइसेंसेस। लेकिन अब ऐसे लोगों पर कितना आप कर्व कर सकेंगे? हाँ। अब आप देखिए, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं जहां पर आप पॉलिसीज इशू कर ले जाते हैं। लेकिन आपकी पॉलिसी जेन्युइन है, इनजेन्युइन है, वो उसको तो बिल्कुल आपको देख करके और परख करके ही खरीदना चाहिए। ये मेरा विनम्र सुझाव होगा। देख के परख के खरीदना चाहिए। तो हम जितना जानते हैं उसी के हिसाब से देख के परख के खरीदे रहे भाई। हम ऑनलाइन चले गए कि हमको आपके यहाँ नहीं जाना पड़े, नेशनल इंश्योरेंस नहीं जाना पड़े, हम यहाँ बैठे हुए हैं, बैठ के हमने खरीद लिया। जी। और उसमें हम देखते हैं कि हमको चिप क्या होगा। खरीद लिया। तो जो खरीद लिया तो हमारे जो क्या नाम है, कमर्शियल व्हीकल की जगह वो 2 व्हीलर का पंच कर दिया। ये तो हमको भी नहीं पता है ना। तो बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसा कि जब कानून के समक्ष आप जाएंगे तो ऐसी दलील तो काम नहीं आएगी कि कानून में की जानकारी अगर नहीं है तो कानून में बचाव नहीं है आपको। इसलिए सावधानी पूर्वक, पहली बात तो ये कि सेक्शन 64VB के तहत हमारी पॉलिसी जो है वो ओके होनी चाहिए, रनिंग होनी चाहिए। तो हमारी सुरक्षा वहां से शुरू होती है। उसके बाद FIR की कॉपी हमें लगेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी हमें लगेगी, और पूरा इन्वेस्टिगेशन का जो डायरी है वो हमारा लगेगा। ठीक है, व्यक्ति जो मृतक व्यक्ति है उसकी पहचान पत्र से जुड़े सारे दस्तावेज लगेंगे। उसके परिवार का जो फैमिली ट्री है, उसके कौन कौन डिपेंडेंट हैं, कौन कौन उनके जो है नॉमिनी बन सकते हैं या मुआवजा मांगने वाले बन सकते हैं, ये सारी जानकारी के साथ जो है वो अनुमंडल पदाधिकारी तक आप जा सकते हैं। MSAT कोर्ट्स की कल्पना की गई है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जहां पर अपने दावा को पेश कर सकते हैं, और दावा को पेश करने के बाद एक वकील के माध्यम से, और उसके बाद वो समन्स इशू किए जाते हैं। वो समन्स जो है वो बीमा कंपनी को जाता है, और बीमा कंपनी जो है उन समन्स पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है वो सारी प्रक्रिया को शुरू करती है। आपने जो बताया उसमें भी 2 पार्ट है। एक पार्ट तो ये है कि जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ वह तो इसके लिए या उसके परिवार के लोग जिम्मेवार हैं ही कि वो अपना पहल करें कि उनको बीमा का लाभ मिले। दूसरे की जो पुलिस है, एक्सीडेंट के तुरंत बाद पुलिस की भूमिका शुरू होती है। जी बिल्कुल, देर ही सही लेकिन पुलिस की भूमिका शुरू होती है। तो पुलिस से जो कागजात बनते हैं वो कागजात भी तो ये जाते होंगे ना ट्रिब्यूनल में? जाने चाहिए सर, बिल्कुल। ये सुझाव बिल्कुल स्वागत योग्य है। अब बल्कि ये कानूनी रूप से ये आवश्यक किया गया है कि जो भी अगर कोई थर्ड पार्टी क्लेम इनिशिएट कर रहा है उसको पुलिस से पूरा सहयोग मिले, ताकि इसमें फिर 2 पार्ट है। एक तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम पैदल चल रहे हैं, मोटर ने दुर्घटना कर दिया। दूसरे कि हम व्हीकल से चल रहे हैं, छोटी व्हीकल बड़ी व्हीकल हो सकती है, उससे हमारा दुर्घटना हो गया।
उन स्थितियों में या तो हम मर गए तो हम बताने की स्थिति में नहीं है, जी 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 दुर्घटना हो गई तो। जी अगर हम घायल हैं तुरंत बताने की स्थिति में नहीं है, क्या हुआ, हिट एंड रन के केस भी हो सकते जी हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे ही पुलिस को यह मालूम होता है तो पुलिस या तो नंबर ट्रेस करने की कोशिश करेगी जी, किस हम व्हीकल से दुर्घटना जी, हुई, जी। या हिट एंड रन का केस देगी। जी। तो एमएससीटी भी जब भेजेगी तो उसके पॉकेट से जो भी बरामद होगा पहचान पत्र, उसके आधार पर उसको सूचना दी जा सकती है उसके बिल्कुल परिवार। सूचना दी जाती ही है सर। हाँ, हाँ। जो एफआईआर के केस में अगर डेथ हो गया तो पुलिस जो पंचनामा बनाती है और जो मौजूदा या साक्ष्य होते हैं उसके आधार पर उस व्यक्ति की पहचान कर उसके परिवार को टच करके वहाँ पर जानकारी लेकिन दी अपने जाती है। और पड़ोसी राज्यों के हिसाब से देखें तो हमको खुद पहल करना पड़ेगा। पुलिस कब तक करेगी पुलिस जाने, लेकिन हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अगर हमको सूचना मिलती है जी। हम खुद अपने तरफ से जितनी सूचनाएं आपने बताई उतनी सूचनाएं लेकर के जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, हिट एंड रन केसेस में और बाकी जितने भी एमएससीटी के क्लेम्स के क्लाउजेस सेक्शंस के अंतर्गत जिसमें कि हमारे लोगों को मुआवजा मिल सकता है, इसका जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, अवेयर करेंगे लोगों को, लोगों के पास जानकारी होगी, तभी वो अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर पाएंगे। और ऐसे कार्यक्रम जब हम लोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं ये हमारा सामाजिक दायित्व भी है कि ये जानकारी हम अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो इन कागजात ऐसी जब आवश्यकता पड़े तो इन कागजातों को लेकर तैयारी पूरी तरीके से रखें सर। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी इसमें पहल करनी चाहिए ताकि अपने लोगों को बता सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्ट यूथ जो है जी बिल्कुल, वो चलाता है। बल्कि आप अभी के अनुभव देखेंगे तो आज सबसे अधिक आवश्यकता उन्हें अवेयर होने की है, क्योंकि काफ़ी हाई पावर्ड बाइक्स आ गई हैं, कार्स आ गई हैं और नवयुवक नवयुवतियां उन्हें चलाती हैं और कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन तो होता ही है। नियमों का उल्लंघन, हम अपने मोहल्ले की बात कर रहे हैं, मुश्किल से 250 फीट का सड़क होगा और वहाँ जो 250 फीट में 150 के स्पीड में वो बुलेट लेकर के चलता है और आगे क्या होगा नहीं होगा इसे नहीं पता, कंट्रोल कर लेता है। उम्र है 14 साल। घर के लोग इलाव क्यों खुश हो रहे हैं, क्या हमारा बेटा क्या स्पीड में चला रहा है। तो उसके जो नुकसान है कि वो तो जाएगा ही जी बिल्कुल बिल्कुल, और उसके चलते जो दूसरा जाएगा जी उसको जो भरण करना पड़ेगा, उस समय पता चलेगा क्या करना है नहीं करना है। तो हम जब बच्चों को थमाते हैं तो कितना इलीगल कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं कि बहुत गर्व कर रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर के किस्सा था ना कि 12 साल के बच्चे को सर्जरी में लेके चला गया और सर्जरी सिखा रहा था, लाइसेंस रद्द हो गया। तो इस तरह के अपने यहाँ कानून हैं कि आपके लाइसेंस रद्द हो जाएंगे, आपको फिर आगे चलाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद लोग मानते नहीं हैं। जी जी, जिससे निर्भया कांड के बाद बहुत सारे कानून बने, जी जी, अभी भी जो स्थिति है वो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। समाज तो कैसे हम लोगों को कन्विंस कर सकें। अपने यहाँ दिक्कत ये हो गई है, खास करके जो ये एरा है कि सब लोग बोल रहा है, सुन कोई नहीं रहा है और सुन रहा है तो गुण नहीं रहा। जी जी जी, है ना। इसमें भी कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, तो कैसे कम्युनिकेट करें। देखिए, ये दायित्व बनता है जब हम जैसे लोग बैठते हैं और आपस में बात करते हैं, तो देखिए जिस प्रकार का उपभोग बढ़ रहा है समाज में, लेकिन उपभोग के साथ साथ जो जिम्मेदारी है एक व्यक्ति होने के नाते, एक कंज्यूमर होने के नाते, नहीं रोज आता है जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड की ये नुकसान है, हार्ट अटैक हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, किडनी खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी जंक फूड देखिए कि लगातार उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। जिन गाँव में सत्तू मिलता था सत्तू नहीं मिलेगा, मड़ुआ नहीं मिलेगा, लेकिन जंक फूड जरूर मिल जाएगा। नहीं, इसमें कम्युनिकेट करना है और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिंदगी का हिस्सा है। तो ये कम्युनिकेट करने की जिम्मेवारी हमको लगता है सबको लेनी चाहिए, सबको सामाजिक स्तर पर सबको लेनी चाहिए सर। और बीमा का तो मैं तो ये विनम्र निवेदन करूंगा कि बीमा पर अध्याय भी हमारे सिविल या नागरिक जो विज्ञान उसका एक पार्ट होना चाहिए, ताकि बच्चों को और सभी युवक युवतियों को इस बारे में पढ़ाया जा सके। नहीं, महीने में कम से कम एक बार, साल में 10 बार 12 बार तो आप कर ही सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला करके समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें। और आप जब जान जाएं तो दूसरे को बताने की कोशिश करें, जरूरत नहीं कि दूसरे को बुलाएं। बिल्कुल। चलिए, कानून की बात में मोटर वाहन दुर्घटना के बारे में हमने जो बताया और हिट एंड रन के केस के बारे में एक लाइन में हम आपको बताते हैं कि उस वाहन का जो कि मार के चला गया, पता नहीं चला, तब भी आप मुआवजे के हकदार हैं और उसमें मुआवजा मिलेगा, लेकिन वो सर्टेन मिलेगा, लिमिटेड मुआवजा मिलेगा। तो याद रखिए, कभी भी दुर्घटना हो रही है तो दुर्घटना में गाड़ी का नंबर जरूर नोट करें, ताकि जो कानूनी प्रावधान है वो पूरा का पूरा आपको मिल सके। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।